हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। इसके 8 अध्याय मैंने कर दिए हैं और आज हम करेंगे 9वां अध्याय जिसका नाम है अफलातून। आत्म जगत में लौटने की ललक। और सोफी सोचती है उसे नीचे अपनी गुफा में गुप्त माद पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कुत्ता कोई और पत्थर तो नहीं डाल गया है। सोफी दबे पांव नीचे उतरी। उसने जॉगिंग के जूते पहने और बाहर चली गई। बाग में हर चीज अद्भुत रूप से साफ और शांत थी। चिड़िया इतने जोर से चहक रही थी कि सोफी हंसे बिना न रह पाई। सवेरे की ओस घास में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई मणि हो। एक बार फिर वह दुनिया के अविश्वसनीय आश्चर्य रूप से अभिभूत हो पाई। उसे याद आया कि वीडियो अफलातून ने उत्तर ढूंढने के लिए कुछ प्रश्न उसे दिए थे। पहला कुछ इस तरह का था कि बताओ एक बेकर एक ही तरह की 20 कुकी कैसे बना सकता है। अभी अभी जब उसकी माँ कुछ कुकीज बना रही थी तो वे सारी अभी तक जैसी नहीं बनी थी। अभी एक जैसी नहीं बनी थी। चलिए, माँ तो एक विशेषज्ञ पेस्ट्री बनाने वाली नहीं थी। और फिर एक संतुष्ट मुस्कान सोफी के चेहरे पर फैल गई। उसने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लेने की घोषणा कर डाली कि यदि एक बेकर बिल्कुल एक जैसी 50 कुकी बनाता है तो वह सबके लिए एक ही पेस्ट्री साँचा प्रयोग करता होगा। बस इतनी सी ही तो बात है। फिर वीडियो अफलातून के कैमरे में देखा और पूछा था, सारे घोड़े एक से क्यों होते हैं? किंतु वे एक से तो बिल्कुल नहीं थे। इसके विपरीत सोफी का विचार था कि कोई भी 2 घोड़े उसी तरह एक जैसे नहीं हैं जिस प्रकार जैसे 2 आदमी एक जैसे नहीं हैं। वास्तव में जो चीज़ अफलातून पूछ रहा था वह यह थी कि कोई भी घोड़ा हमेशा एक घोड़ा ही क्यों होता है, और उदाहरण के लिए यह घोड़े और सूअर का वर्णसंकर क्यों नहीं होता, क्योंकि सब घोड़ों में कुछ चीज़ें समान होती हैं। भले ही एक घोड़ा इतना ब्राउन हो जितना एक रीछ या उतना सफेद जितना एक मेमना। सोफी को अभी तक 6 या 8 टांगों वाला घोड़ा दिखाई नहीं दिया था, उदाहरण के लिए। किंतु निश्चय ही अफलातून यह विश्वास तो नहीं कर सकता था कि सारे घोड़े इसलिए एक जैसे दिखते हैं कि वे एक ही सांचे से बनाए गए हैं। इसके आगे तो अफलातून ने वास्तव में एक कठिन प्रश्न पूछा था, क्या आदमी में अमर आत्मा होती है? यह तो कुछ ऐसी बात थी जिसका उत्तर देने के लिए सोफी योग्य नहीं थी। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि मृत शरीरों को या तो जला दिया जाता है या उन्हें दफना दिया जाता है, इसलिए उनका तो कोई भविष्य ही नहीं है। यदि आदमी आदमी में अमर आत्मा होती है तो आदमी के लिए यह विश्वास करना जरूरी था कि आदमी 2 हिस्सों का बना है। एक हिस्सा जो तो शरीर है और जो वर्षों तक प्रयोग करने से घिस जाता है, वह दूसरा हिस्सा आत्मा जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह शरीर को क्या होता है, इसका कार्य करने का ढंग स्वतंत्र है। दादी माँ ने एक बार कहा था कि उसे लगता है कि सिर्फ उसका शरीर बूढ़ा हुआ है, अंदर से तो यह हमेशा ही पहले जैसी जवान लड़की है। जवान लड़की वाला विचार सोफी को अगले प्रश्न की ओर ले गया। क्या पुरुष और स्त्रियां समान रूप से समझदार हैं? वह इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती थी। यह तो इस बात पर निर्भर करता था कि समझदार होने से अफलातून का मतलब क्या है। दार्शनिक ने तो बात सुकरात के विषय में कही थी, वह अब सोफी के दिमाग में आई। सुकरात ने बताया था कि यदि लोग अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक सत्यों को समझ सकता है। उसने यह भी कहा था कि एक गुलाम में भी वही कॉमन सेंस थी जैसी एक कुलीन आदमी में होती है। सोफी को भरोसा था कि उसने यह भी कहा होगा कि स्त्रियों में भी वही कॉमन सेंस होती है जैसी पुरुषों में। अगले ही क्षण सुनहरी लेबिडोर रपटकर माद में अंदर पहुंचा। उसके मुंह में एक बड़ा लिफाफा था। हरमिज, सोफी चिल्लाई।
नीचे डाल दो, नीचे डाल दो। कुत्ते ने लिफाफा सोफी की माद में डाल दिया और सोफी ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम एक अच्छे बच्चे हो हरमिज, उसने कहा। कुत्ता नीचे लेट गया और उसने हाथ फेरने दिया। किंतु कुछ मिनट बाद वह उठा और उसी रास्ते में जिससे वह अंदर आया था, बाहर जाने के लिए जोर लगाने लगा। कुत्ता और तेजी से दौड़ा और अचानक एक तंग रास्ते तक पहुंचकर मुड़ गया। सोफी उसके पीछे पीछे दौड़ती गई। सोफी ने महसूस किया कि वह कभी भी उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। जंगल में थोड़ी सी खुली जगह में वह एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गई। ब्राउन लिफाफा अभी भी उसके हाथ में ही था। उसने उसे खोला और उसमें टाइप कई पन्ने बाहर निकाले और पढ़ना शुरू किया। अफलातून की एकेडमी। जब सुकरात ने विस्पन किया था तो उस समय अफलातून की आयु 29 वर्ष की थी। वह कुछ समय से सुकरात का शिष्य रहा था और उसके मुकदमे को बड़े ध्यान से देख सुन रहा था। एथेंस अपने महानतम नागरिक को मृत्युदंड दे सकता था। इस तथ्य ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ने से भी कुछ अधिक असर किया। इससे सारे दार्शनिक प्रयासों की दिशा निर्धारित होने जा रही थी। अफलातून के लिए सुकरात की मृत्यु उस विरोध का जीता जागता उदाहरण था जो एक समाज में उसके यथार्थ रूप में और उसके सच्चे तथा आदर्श रूप में पाया जाता है। दार्शनिक ने दार्शनिक के रूप में अफलातून का सबसे पहला कार्य सुकरात की एपोलॉजी क्षमा याचना का प्रकाशन था। उन दलीलों का लेखा जोखा जो उसने बड़ी जूरी के सामने रखी थी। किंतु जहां तक अफलातून का सवाल है, हमारा विश्वास है कि उसकी सारी मुख्य रचनाएं सुरक्षित हैं। सुकरात की एपोलॉजी के अतिरिक्त अफलातून ने एपिसियंस पत्र का एक संग्रह और लगभग 25 दार्शनिक डायलॉग लिखे। ये रचनाएं आज हमें उपलब्ध हैं। इनके पीछे समय अफलातून के प्रयास कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसने एथेंस के निकट ही एक निकुंज में दर्शनशास्त्र के अपने स्कूल की स्थापना की और उसका नाम जाने माने यूनानी नायक एकेडेम्स के नाम पर रखा। अतः यह स्कूल एकेडमी के नाम से जाना जाता था। तब से अब तक सारी दुनिया में कई हजार एकेडमियां स्थापित की गई हैं। हम एकेडमिक्स और एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। अफलातून की एकेडमी में जो विषय पढ़ाए जाते थे वे दर्शनशास्त्र, गणित, जिम्नास्टिक, हालांकि पढ़ाए जाना शायद ही उपयुक्त शब्द हो। चहकती महकती जोश भरी चर्चा अफलातून की एकेडमी में सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती थी। अतः इसके पीछे शुद्ध या मात्र आकस्मिकता नहीं है कि अफलातून के लेखकों ने डायलॉग का रूप लिया हो। शाश्वत सत्य, शाश्वत सुंदरता और शाश्वत कल्याण। इस कोर्स के प्रारंभ में मैंने बतलाया था कि एक दार्शनिक की प्रोजेक्ट के विषय में पूछना, जानकारी लेना अच्छी बात होगी। इसलिए अब मैं पूछता हूँ, वे कौन सी समस्याएं थी जिनसे अफलातून का सरोकार था। संक्षेप में हम यह स्थापित कर सकते हैं कि अफलातून का सरोकार उस रिश्ते से था जो चिरंतर और अपरिवर्तनीय और प्रवाहमान के बीच है। वास्तव में सुकरात पूर्व के दार्शनिकों की तरह ही हम देख चुके हैं कि किस प्रकार सोफिस्टों और सुकरात ने प्राकृतिक दर्शनशास्त्र की ओर से ध्यान हटाकर इसे मनुष्य और समाज से संबंधित समस्याओं पर लगा दिया। उनकी रुचि समस्या के इस रूप में थी जिसमें यह मनुष्यों की नैतिकता और समाज के आदर्शों अथवा सद्गुणों से जुड़ी हुई है। बहुत संक्षेप में कहें तो सोफिस्ट के विचार के अनुसार विभिन्न शहर, राज्यों और विभिन्न पीढ़ियों के बीच इस बात को लेकर अंतर था कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम समझ रही हो ना सोफी। फिर उसके बाद अफलातून आता है। उसका सरोकार दोनों से है, यानी प्रकृति में क्या चिरंतर और अपरिवर्तनशील है तथा नैतिकता और समाज से संबंधित चिरंतर और अपरिवर्तनशील क्या है। अफलातून के लिए ये दोनों समस्याएं दो होकर भी एक हैं और समान हैं। वह उस यथार्थ सच्चाई को पकड़ने का प्रयास कर रहा था जो निरंतर एवं
अपरिवर्तनीय थीं। और यदि बेबाक और ईमानदार ढंग से कहें तो वास्तव में यही वह समझ है जिसके लिए हमें दार्शनिकों की जरूरत है। हमें उनकी जरूरत सौंदर्य की एक रानी, ब्यूटी क्वीन चुनने अथवा टमाटरों का मोल भाव करने के लिए नहीं है। यही कारण है कि वे प्राय लोकप्रिय नहीं होते। जो अत्यधिक सामयिक मुद्दे होते हैं, उनकी ओर आंख मूंदकर दार्शनिक लोगों का ध्यान उन चीजों की ओर आकृष्ट करते हैं जो सशक्त है, सशक्त सत्य, शाश्वत सुंदरता और सशक्त कल्याण के मामले हैं। इस प्रकार हमें कम से कम अफलातून के दार्शनिक प्रोजेक्ट की रूपरेखा की एक झलक मिल जाती है। किंतु एक समय में हमें एक ही चीज लेनी चाहिए। हम एक असाधारण मस्तिष्क को समझने का प्रयास कर रहे हैं, एक मस्तिष्क जो बाद के सारे यूरोपीय दर्शनशास्त्र पर गंभीर प्रभाव डालेगा। एम्पिडोलिस और डिमाक्रिट्स दोनों ने ही इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि भले ही प्राकृतिक दुनिया में हर चीज बहती या प्रवाहमान थी, फिर भी कुछ ऐसी सत्ता भी होनी चाहिए जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि चार जड़ें या अणु। अफलातून इस प्रस्तावना से सहमत था, किंतु एक भिन्न ढंग से। निश्चय ही भौतिक जगत से संबंध रखने वाली हर चीज ऐसे पदार्थ की बनी है जिसको समय क्षरित कर देता है, किंतु हर चीज एक ऐसे समयातीत सांचे अथवा रूप आकार के अनुसार बनी है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। तुम समझ रही हो? नहीं, तुम नहीं समझे। घोड़े एक जैसे ही क्यों हैं, सोफी? शायद तुम यह नहीं सोचती कि वे वास्तव में एक से हैं, किंतु कोई एक चीज ऐसी है जो सब घोड़ों में समान है, जो हमें उन्हें घोड़े के रूप में पहचानने के योग्य बनाती है। एक खास घोड़ा प्रवाहमान है, स्वाभाविक रूप से यह बूढ़ा या लंगड़ा हो सकता है और समय आने पर वह मर जाएगा, किंतु घोड़े का रूप आकार शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। लो, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, सुकरात ने पूर्वज दार्शनिकों के ने बिना यह पूर्व कल्पना किए कि कोई चीज वास्तव में बदलती है, प्राकृतिक परिवर्तन का अच्छा खासा स्पष्टीकरण किया। उनका विचार था कि प्राकृतिक चक्र के बीच में कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनशील ऐसे सूक्ष्म तत्व थे जो तिरोहित नहीं होते थे। यहाँ तक तो ठीक है, सोफी, किंतु उनके पास इसका कोई औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं थी कि यह सबसे सूक्ष्म तत्व जो एक समय घोड़ा बनाने में निर्माता ब्लॉक्स थे, जिस प्रकार अपने को एक घोड़े गति से चलाते हुए 4 या 500 वर्ष बाद एक नया घोड़ा बनाने में सक्षम थे, एक हाथी अथवा मगरमच्छ बनाने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, अफलातून का मूल बिंदु था कि डेमोक्रिट्स के अणुओं ने समय को कभी भी हाथी, मगर अथवा एक मगर हाथी के रूप में नहीं बनाया। यह ही वह चीज थी जिसने दार्शनिक चिंतन को आगे बढ़ने की दिशा दी। तुमने 50 एक जैसी कुकीज के साथ कैसे किया? कल्पना करो कि तुम बाहरी अंतरिक्ष से आई हो और तुमने पहले कभी बेकर नहीं देखा। तुम एक लुभावनी बेकरी में जाती हो और वहां एक अलमारी के खंड में रखे हुए एक जैसे 50 जिंजर ब्रेड मैन कुकी देखती हो। मैं कल्पना करता हूँ कि तुम यह सोचकर आश्चर्य करोगी कि वे सब एक जैसे हैं। यह भी हो सकता है कि उसमें से एक की एक बांह ही ना हो, या एक का सिर का कुछ हिस्सा गायब हो, एक का पेट थोड़ा फूला हो, किंतु ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत तुम यह निष्कर्ष निकालोगे कि सारे जिंजरब्रेड मैन कोई चीज समान है में इनमें कोई चीज तो समान है, यद्यपि परफेक्ट उनमें से कोई सा नहीं है। तुम यह अनुमान जरूर लगाओगी कि उनका उद्गम स्रोत एक ही है। तुम महसूस करोगी कि सारी कुकियां एक ही सांचे से बनाई गई थी, और सोफी, उससे भी बड़ी बात यह है कि अब तुम्हारे मन में उस सांचे को देखने की उत्कृष्ट इच्छा है, क्योंकि
क्योंकि साफ है साँचे में समय अधिक श्रेष्ठता पूर्णता होनी चाहिए और एक अर्थ में यह अधिक सुंदर होना चाहिए। यदि हम इसकी तुलना अपेक्षाकृत असंशोधित कुकीज़ से करते हैं। अफलातून इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भौतिक जगत के पीछे एक सत्य होना चाहिए। उसने इस सत्य को विचारों का जगत कहा। इसमें वे शाश्वत और अपरिवर्तनशील नमूने थे जो प्रकृति में दिखने वाले हर तथ्य सत्ता के पीछे खड़े थे। इस उल्लेखनीय दृष्टिकोण को अफलातून का विचारों का सिद्धांत कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात समझती चल रही हो प्रिय शोभी, किंतु शायद यह पूछ रही होगी क्या अफलातून वास्तव में इन सब के विषय में गंभीर था? क्या वह वास्तव में विश्वास करता था कि इस प्रकार के रूपाकार एक बिल्कुल भिन्न सत्य में वास्तव में विद्यमान थे? जैसे हमने देखा कि एक दार्शनिक किसी शाश्वत और परिवर्तनीय सत्य को पकड़ने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए एक विशेष साबुन के बुलबुले के अस्तित्व पर मीमांसा लिखने से कोई काम नहीं बनेगा। अस्तः तो इस कारण कि उसके फूटने से पहले उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय है ही कहाँ। और अस्तः दूसरे किसी ऐसे वस्तु अथवा विषय पर दार्शनिक मीमांसा लिखने पर जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं और जो केवल 5 सेकंड के लिए ही विद्यमान थी, इसे पढ़ने अथवा स्वीकार करने कहाँ मिलेगा। अफलातून का विश्वास था कि हम अपने चारों ओर प्रकृति में जिन ठोस चीजों को देखते हैं, उन सभी की तुलना साबुन के बुलबुले से की जा सकती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय जगत में विद्यमान कोई भी चीज चिरकालीन नहीं है। हम यह निश्चयपूर्वक जानते हैं कि प्रत्येक मानव और प्रत्येक जानवर किसी न किसी समय जल्दी या देर से मर जाएगा और उसका शरीर विघटित हो जाएगा। यहाँ तक कि स्फटिक का एक ब्लॉक भी परिवर्तित होता रहता है और धीरे धीरे क्षणित हो जाता है। यदि आप एक क्लास में 30 अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं और अध्यापक कक्षा में सवाल पूछता है कि इंद्रधनुष में सबसे सुंदर रंग कौन सा है, तो उसे संभवतः अनेक प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे। किंतु यदि अध्यापक यह पूछता है कि 3 गुणा 8 कितने होते हैं, तो मुझे आशा है कि सारी कक्षा एक ही उत्तर देगी, क्योंकि इस समय तर्क बोल रहा है और तर्क इस तरीके से ऐसे सोचने और महसूस करने से कि सीधा सीधा विपरीत होता है। शायद हम कह सकते हैं कि तर्क एकदम इसी कारण से सशक्त, शाश्वत एवं सर्वव्यापी होता है कि वह यह शाश्वत एवं सर्वव्यापी व्यवस्था को ही व्यक्त करता है। गणित में अफलातून का मन बहुत लगता था, किंतु गणित की सूक्तियाँ कभी नहीं बदलती और यह स्वतः सिद्ध होती हैं, जिनका सच्चा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यहाँ में उदाहरण की जरूरत है। कल्पना करो जंगल में तुम्हें एक गोल नुकीला पत्ता मिलता है। शायद तुम यह कहो कि तुम्हारे विचार में यह पूरी तरह गोल दिखता है, जबकि जोआना इस बात पर जोर देती है कि यह एक तरफ से चपटा हो गया है। फिर आप लोग इस विषय में तर्क वितर्क करने लगते हैं, किंतु आप उन चीजों का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिन्हें आप अपनी आंखों से देख समझ रहे हैं। दूसरी ओर आप यह पूर्ण निश्चय के साथ कह सकते हैं कि एक वृत्त में चतुर्भुज के सारे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इस सूरत में आप एक आदर्श वृत्त के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आदर्श वृत्त जो भौतिक जगत में विद्यमान नहीं है, किंतु आप इसे अपने मन में देख सकते हैं। अफलातून का विश्वास था कि यथार्थ 2 क्षेत्रों में विभाजित होता है। एक क्षेत्र में इंद्रिय जगत का है। इसके विषय में हम अपनी जांच इंद्रियों का प्रयोग करके केवल अपूर्ण या पूर्णता के आसपास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस इंद्रिय जगत में हर चीज प्रवाहमान है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इंद्रिय जगत में कुछ भी नहीं है, केवल वही है जो बनता है और फिर मिट जाता है। दूसरा क्षेत्र विचार जगत का है। इसके विषय में हम अपने तर्क का प्रयोग करके सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विचार जगत को इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता।
किंतु विचार शाश्वत और अपरिवर्तनशील हैं। गुफा के अंधेरे से बाहर। अफलातून का मुख्य बिंदु यह दर्शाना था कि गुफा के अंधेरे और परछाइयों का गुफा के उस पार की दुनिया के साथ एक रिश्ता है जो प्राकृतिक दुनिया के रूपाकारों और विचार जगत के रिश्ते के समकक्ष है। वह यह तो नहीं कहना चाहता था कि प्राकृतिक जगत अंधेरा और नीरस है, अपितु यह कि विचारों की स्पष्टता की तुलना में यह अंधेरे और नीरसता से भरा हुआ है। एक भूदृश्य का सुंदर चित्र भी अंधेरा भरा या नीरस नहीं होता, किंतु यह केवल एक चित्र है। दार्शनिक राज्य। गुफा की पौराणिक कथा अफलातून के रिपब्लिक नामक डायलॉग में है। इसी डायलॉग में अफलातून आदर्श राज्य का चित्र भी प्रस्तुत करता है। यह राज्य काल्पनिक आदर्श राज्य था या इसे हम आदर्श लोक अव्यवहार्य राज्य भी कह सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अफलातून ऐसे राज्य में विश्वास करता था जिसका शासन दार्शनिक करे, वह उसका स्पष्टीकरण मानव शरीर की संरचना पर आधारित था। सोफी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकती थी कि शाश्वत विचारों अथवा रूप संरचनाओं आकारों के विषय में अफलातून ने जो कहा है वह उन सब चीजों के विषय में सही था, किंतु उसे यह विचार सुंदर लगा कि सारी सजीव वस्तुएं विचार जगत में शाश्वत रूपाकारों की अपूर्ण प्रतियां थी। किंतु क्या यह सच नहीं था कि सारे फूल, पेड़, मानव और जानवर अपूर्ण या इम्परफेक्ट थे? क्या यह सच हो सकता है कि वह पहले कभी रही हो? क्या उसकी आत्मा एक शरीर पा जाने और उसमें विचरण करने से पहले विद्यमान थी? और क्या यह भी वास्तव में सही था कि वह अपने अंदर एक छोटी सी सुनहरी मणि लिए घूम रही थी, एक हीरा जिसे समय किसी भी प्रकार कुतर नहीं सकता, एक आत्मा जो उस समय भी रहेगी जब हम बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। यहाँ पे हमारा 9वां अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।